तो मैं रिकॉर्डिंग वापस से स्टार्ट कर दी मैंने। अब कर रही हूँ बेटा, मेल कोण की बात करेंगे तो ये मादा पौधे की शाखाओं में पर्व संधियों पर शल्क पत्रों की कक्ष से 2 से लेकर 4, कभी कभी मात्र 1 की संख्या में भी उत्पन्न होते हैं। अधिकांश प्रजातियों जैसे इफिड्रा जिरार्डियाना में मादा शंकु अप्रैल के महीने में विकसित होते हैं एवं सितंबर तक इनमें बीज परिपक्व हो जाते हैं। इफिड्रा का मादा शंकु एक दीर्घ वृत्ताकार संरचना होती है जिसका ऊपरी सिरा नुकीला होता है। इसमें एक छोटा शंकु अक्ष पाया जाता है। अक्ष पर सहपत्रों के 4 से 7 जोड़े क्रॉसित रूप में व्यवस्थित होते हैं। नीचे वाले सहपत्रों के युग्म बंधे होते हैं। अब मादा शंकु भी नर शंकु के समान ही एक संयुक्त स्ट्रोबाइलस संरचना है जिसमें सम्मुख व क्रॉसित रूप से व्यवस्थित सहपत्र युग्मों में से केवल 2 शीर्षस्थ सहपत्रों की अक्ष में बीजांड या मादा पुष्प विकसित होते हैं। तो बेटा एक स्लाइड में शेयर और कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, उसको देखना। तो इसमें है, ये दिखा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। ये मादा पुष्प की संरचना है, ठीक है? तो प्रत्येक मादा पुष्प एक छोटे वृत्त एवं बीजांड में, ये जो ओव्यूल देख रहे हो आप, बीजांड में विभेदित होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है मैं दिखा रही हूँ आपको। ये मादा पुष्प की संरचना है। एक छोटे वृत्त में प्रत्येक मादा पुष्प एक छोटे वृत्त एवं बीजांड में विभेदित होता है। प्रत्येक बीजांड की मुख्य संरचना एक बीजांडकाय के द्वारा निरूपित होती है। यह बीजांडकाय 2 आवरणों के द्वारा ढका हुआ रहता है। कौन कौन से आवरण है बेटा? एरो घुमा रही हूँ। ये तो एक तो है आउटर इंटेग्यूमेंट, एक है इनर इंटेग्यूमेंट। तो मैंने क्या बोला, यह जो न्यूसिलस है वो 2 आवरणों के द्वारा ढका हुआ होता है, 2 इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा ढका हुआ होता है। इनमें से भीतरी अध्यावरण इनर इंटेग्यूमेंट बीजांडकाय के आधारीय भाग से संलयित होता है तथा बीजाणु के शीर्ष की ओर एक नलिका बनाता है। देखना, बीजांडकाय की शीर्ष की ओर ये डायग्राम में एक नलिका दिख रही है और इस नलिका को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर ट्यूब कहते हैं या माइक्रोपाइल कहते हैं। बाह्य अध्यावरण जैसे कि अपन आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, भीतरी अध्यावरण की अपेक्षा छोटा होता है। तो इफिड्रा में जो रिजोबीजांड पाया जाता है, ये ओव्यूल की संरचना दिख रही है, मतलब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। यह बाइटेगमिक होता है, मतलब इसमें इनर इंटेग्यूमेंट पाई जाती है और आउटर इंटेग्यूमेंट पाई जाती है। तो प्रत्येक बीजांड को क्या बोलेंगे? ओव्यूल के मध्य भाग में मृदूत की बीजांडकाय होता है। कैसा होता है? पेरेन्काइमेटस न्यूसिलस होता है जो 2 अध्यावरणों से ढका हुआ होता है। इनर इंटेग्यूमेंट, यहाँ देख रहे हो डायग्राम में, इनर इंटेग्यूमेंट ऊपर की ओर वृद्धि करके एक बेलनाकार व लंबी बीजांड द्वारीय नलिका माइक्रोपाइलर ट्यूब का निर्माण करता है और यह नलिका मतलब माइक्रोपाइलर ट्यूब कभी कभी परागण के समय अधिक लंबी होकर कुंडलित व सर्पिलाकार रूप से मुड़ी हुई होती है। अब अपन बात करते हैं बीजांडकाय का ऊपरी आधा हिस्सा इंटेग्यूमेंट से पृथक होता है। बाहरी इंटेग्यूमेंट मतलब आउटर इंटेग्यूमेंट जो सहपत्र से बना होता है, वह भी भीतरी अध्यावरण से जुड़कर एक फ्लैशी अथवा वुडी संरचना बना लेते हैं। तो बीजांड द्वारीय नलिका से परागन बूंद, जिसे आप पॉलिनेशन ड्रॉप कहते हो, स्रावित होती है
जिसकी सतह से परागण चिपक जाते हैं। जिसकी सतह से बेटा क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और बाद में माइक्रोपाइलर ट्यूब के भीतर खींच लिए जाते हैं। तो बेटा सिंह एंड महेश्वरी ने बताया कि इफेड्रा जिरार्डियाना की प्रजाति में बीजांड द्वारीय क्षेत्र में मौजूद बीजांडकाय की कोशिकाएं द्विकेंद्रकी होती हैं, बाई न्यूक्लिएट होती हैं। इसके अतिरिक्त आउटर इंटेग्यूमेंट बाह्य अध्यावरण की कोशिकाएं पेपिला में परिलक्षित करती हैं, पेपिलेट आउटग्रोथ शो करती हैं, जो कि भीतरी अध्यावरण की ओर उन्मुख होती हैं। बीजांड के ओव्यूल के परिपक्व होने के साथ ही यह अतिवृद्धि स्थूलित भित्ति युक्त हो जाती है। इस अतिवृद्धि के कारण दोनों अध्यावरणों के बीच उपस्थित खाली स्थान भर जाता है। यही नहीं, परागकण के बाद मतलब पॉलिनेशन के बाद इसके दबाव से बीजांड द्वार भी बंद हो जाता है। तो माइक्रोपाइलर ट्यूब बीजांड द्वारीय नलिका के आधारीय भाग में पराग प्रकोष्ठ पाया जाता है, पोलन चैम्बर पाया जाता है और बीजांडकाय के भीतरी हिस्से में सुदीर्घित मृदुत की कोशिकाओं द्वारा निर्मित फीमेल गेमेटोफाइट उपस्थित होता है। अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। बीजांड का परिवर्धन इफेड्रा में कैसे होता है? तो बेटा फेगरलिंड के अनुसार इफेड्रा में बीजांड का विकास एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के रूपांतरण से होता है। इस प्रकार बीजांड का विकास इफेड्रा में यूस्पोरेंशिएट प्रकार का होता है और इसके परिवर्धन में किसके परिवर्धन की बात चल रही है? ओव्यूल के विकास की बात चल रही है। उसमें कुछ निम्न चरण संपन्न होते हैं। पहला है हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाओं का समूह मेरिस्टेमेटिक हो जाता है तथा विभाजनों द्वारा समान कोशिका संहति का निर्माण करता है। ये एक समान कोशिकाएं बीजांडकाय को दर्शाती हैं। तो बीजांडकाय जिसे आप न्यूसिलस कहते हो, दो अध्यावरणों के द्वारा आवृत रहता है। भीतरी अध्यावरण मतलब इनर इंटेग्यूमेंट का आधारीय हिस्सा परिपक्व हो जाने पर बीजांडकाय से न्यूसिलस से संयोजित फ्यूज हो जाता है, परंतु आधा ऊपरी हिस्सा बीजांडकाय से पृथक रहता है एवं माइक्रोपाइलर ट्यूब बीजांड द्वारीय नलिका का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीजांड का बाह्य अध्यावरण, जिसे इम्स के अनुसार अग्र पश्चात सहपत्रों का एक युग्म माना गया है। उसमें भी 2 या 3 संवहन बंडल प्रवेश करते हुए ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, परंतु ये बंडल शाखित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक गहरे पराग कक्ष पोलन चैम्बर का निर्माण बीजांड द्वार के नीचे संपन्न होता है। तो बेटा महेश्वरी के अनुसार बीजांडकाय की हाइपोडर्मिस की कोशिका आर्केस्पोरियल सेल के रूप में कार्य करती है। बेटा अकॉर्डिंग टू महेश्वरी जो हाइपोडर्मिस है उसकी जो कोशिका है वो आर्केस्पोरियल सेल प्रसूतक कोशिका के रूप में कार्य करती है। अब इस प्रसूतक कोशिका में परिणतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक तो है भारी भित्तीय कोशिका आउटर पेराइटल सेल, दूसरी है आंतरिक गुरु बीजाणुजन कोशिका इनर मेगास्पोरोजिनस सेल। तो इस आंतरिक मेगास्पोरोजिनस सेल में केंद्रक बड़ा होता है एवं जीव द्रव्य
सघन हो जाता है। इस प्रकार ये सीधे ही मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करने लगता है। जब गुरु बीजाणु बन जाते हैं तो इस मेगा बीजाणु मदर सेल है, तो इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में फिर से एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जो कि एक रेखिक चतुष्क लीनियर टेट्राड्स में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन माहेश्वरी के अनुसार एक प्रजाति इफिड्रा फोलिएटा में जो गुरु बीजाणु होते हैं चतुष्क अंग्रेजी अक्षर टी की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। तो क्या बताया बेटा, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और 4 गुरु बीजाणु लीनियर टेट्राड में उपस्थित रहते हैं। 4 मेगास्पोर्स गुरु बीजाणुओं में से ऊपरी सिरे अर्थात बीजांड द्वारीय सिरे के 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं, तो बेटा सबसे नीचे वाला गुरु बीजाणु पतन विभागीय सिरे वाला गुरु बीजाणु मेगास्पोर कार्यशील होता है। और इस जो मेगास्पोर है जब ये कार्यशील रहता है तो इस ये अगुणित मेगास्पोर ही आगे चलकर मादा युग्म कोद्भिद का विकास करता है। अब अपन बात करेंगे इफिड्रा की मेल गेमेटोफाइट के बारे में, नर युग्म कोद्भिद के बारे में। तो जो लघु बीजाणु या पराग कण के अंकुरन से मेल गेमेटोफाइट का विकास होता है, अतः हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट की प्रथम संरचना होती है। इफिड्रा का हैप्लॉइड मतलब अगुणित लघु बीजाणु या परागकण एक अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार आकृति का होता है। कैसा है ये? या तो इफिड्रा का जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है और पोलन ग्रेन है, मतलब इट इज ओवल और इट इज इलिप्टिकल इन शेप, जिसका साइज विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग होता है। जैसे कि बेटा इफिड्रा जिरार्डियाना का जो लघु बीजाणु है माइक्रोस्पोर है वो 57 into 25 माइक्रोमीटर आमाप का होता है। तो लघु बीजाणु की बाह्य चोल पर एक्साइन पर अक्ष के लंबवत अनेक लंबे व समानांतर कंगूरे या उभार पाए जाते हैं। इन समानांतर उभारों की संख्या 7 से 12 तक हो सकती है। तो लघु बीजाणु की मोटी बाह्य चोल 2 भागों में विभेदित होती है, जिसमें भारी भाग या परत विभिन्न आकृतियों एवं शिल्प द्वारा अलंकृत रहती है। तो अंतः चोल जो इंटाइन है बेटा वो पतली, चिकनी एवं सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये माइक्रोस्पोर्स पीले रंग के होते हैं, वे बहुकोल्पेट होते हैं, मतलब microspores are yellow colored and polycolpate, and these microspores are uninucleate and unicellular। ये जो लघु बीजाणु हैं एक केंद्र की होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अब लघु बीजाणु से नर युग्म कोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को 2 चरणों में विभेदित किया जा सकता है, मतलब development of the male gametophyte by means of microspore can be divided into 2 stages. First stage is pre-pollination development and the second stage is post-pollination development. पहला चरण क्या है? परागण से पूर्व परिवर्धन। दूसरा चरण क्या है? पश्चात परागण परिवर्धन। तो बेटा एक स्लाइड में शेयर करूंगी, उसमें है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इस स्लाइड को देखना, अभी शेयर करते हैं आपके साथ।
इस स्लाइड को देखना सभी लोग। हाँ, ये जो है मैं बता रही हूँ अब प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, जब लघु बीजाणु, किसकी बात चल रही है, माइक्रोस्पोर बीजाणु धानी में ही रहते हैं, तभी से उनके अंकुरन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब इस प्रकार नर युग्मकोद्भिद का विकास निम्न क्रम में संपन्न होता है। पहला देख लो बेटा, जो पॉलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु का केंद्रक आधारीय सिरे की ओर स्थानांतरित होकर विभाजित हो जाता है। मैं जिस पे एरो घुमा रही हूँ, मतलब इस पॉलन ग्रेन या स्पोर का केंद्रक आधार की ओर चला जाता है और विभाजित होता है, जिसके विभाजन से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। अब छोटी मसूराकार या लेंस के आकार की कोशिका को प्रोथैलियल सेल कहते हैं। ये देखना बेटा, दो कोशिकाएं बन रही हैं, एक तो छोटी कोशिका है, इसको कहते हैं प्रोथैलियल सेल। दूसरी डायग्राम में क्या दिख रही है, बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है, और जो बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है वो फिर से विभाजित होती है और विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं बनती हैं, छोटी प्रोथैलियल सेल, स्मॉल प्रोथैलियल सेल। तो ये क्या हो गई, दो प्रोथैलियल सेल हो गई और एक बड़ी पुंधानी कोशिका, जैसे डायग्राम में देख रहे हो एंथ्रेडियल सेल। मतलब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो आधारीय भाग में चला जाता है, ये डिवाइड होकर दो कोशिकाएं बनाता है, एक तो प्रोथेलियल सेल बनाया, एक केंद्रीय कोशिका बनी। अब केंद्रीय कोशिका फिर से विभाजित होकर प्रोथेलियल सेल व बड़ी एंथ्रेडियल कोशिका का निर्माण कर लेती है। तो केंद्रीय कोशिका के विभाजन से प्रोथेलियल कोशिका को दो द्वितीयक प्रोथेलियल कोशिका भी कहते हैं। मतलब इस प्रकार निर्मित दोनों प्रोथेलियल कोशिकाएं कुछ समय के बाद विघटित होने लगती हैं। अपन डायग्राम में देख रहे हैं, दो तो प्रोथेलियल सेल बन गई, एक एंथ्रेडियल सेल बन गई, लेकिन ये बाद में दोनों प्रोथेलियल कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। अब पुंधानी कोशिका, ये जो देख रहे हो एंथ्रेडियल सेल का केंद्रक विभाजित होता है और इससे दो कोशिकाएं बनती हैं। इससे कौन कौन सी कोशिकाएं बन रही है, छोटी जनन कोशिका, जिसको कि आप डायग्राम में देख रहे हो जनरेटिव सेल, व बड़ी नाल कोशिका, जिसको कि आप कहते हो ट्यूब सेल। छोटी तो जनरेटिव सेल, बड़ी नाल कोशिका, जिसको कि आप ट्यूब सेल कहते हो। ठीक है, तो जनन कोशिका के चारों ओर स्पष्ट कोशिका भित्ति का अभाव होता है एवं यह जनन कोशिका जीव द्रव्य के आच्छाद से घिरी होती है। तो बेटा इसके बाद जो जनन कोशिका है उसमें फिर से एक परिणतिक विभाजन होता है, जिससे दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। बेटा जो जनरेटिव सेल देख रहे हो डायग्राम में, इसमें फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि दो कोशिकाएं बनती हैं। उन कोशिकाओं के नाम क्या है, बंध्य व्रंत कोशिका। ये देखो डायग्राम में एरो घूम रहा है, एक तो है स्टॉक सेल का निर्माण होता है, एक बॉडी सेल और स्पर्मेटोजीनस सेल काय कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार इफिड्रा के नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया में 5 कोशिकाएं बन जाती हैं। इन 5 कोशिकीय अवस्था में लघु बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। यह लघु बीजाणुधानी से मुक्त होकर वायु द्वारा प्रकीर्णन करते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि इस प्रकार बेटा 5 कोशिकीय अवस्था में माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल हो जाता है। इफिड्रा के लघु बीजाणु में बड़ी केंद्रीय कोशिका के विभाजन से सेकेंड प्रोथेलियल कोशिका बनती है अथवा केवल प्रोथेलियल केंद्रक ही बनता है। अब महेश्वरी के अनुसार इफिड्रा फोलिएटा में केवल द्वितीयक प्रोथेलियल केंद्रक ही बनता है।
कोशिका भित्ति का इसके आसपास निर्माण नहीं होता। अब अपन कहेंगे बैरिस के अनुसार इफिड्रा डायस्टेकिया में व्रंत कोशिका का निर्माण होता है। मेहरा के अनुसार इफिड्रा सेक्सेटिलिस में शुरू में तो व्रंत कोशिका बनती है, लेकिन बाद में काय कोशिका बॉडी सेल एवं व्रंत कोशिका के बीच की भित्ति नष्ट हो जाने से इन दोनों कोशिकाओं के केंद्रक ही जीव द्रव्य में बचे रहते हैं। अब अपन बात करते हैं इफिड्रा में पॉलिनेशन की, परागण की। तो इफिड्रा में बेटा वायु परागण पाया जाता है, एनिमोफिली पाई जाती है। परागण के समय बीजांड काय के ऊपरी सिरे से पॉलिनेशन ड्रॉप स्रावित होती है, जो मुख द्वार पर आ जाती है। वायु द्वारा प्रकीर्णन परागण, वायु द्वारा प्रकीर्णन परागकण हवा में उड़ते हुए जब बीजांड तक पहुंचते हैं तो यह परागकण मतलब पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन ड्रॉप से चिपक जाते हैं, और जैसे ही ये पॉलिनेशन ड्रॉप सूख जाती है, जैसे ही बेटा ये पॉलिनेशन ड्रॉप सूख जाती है तो यह पॉलन ग्रेन्स अंदर पॉलन चैम्बर में खींच लिए जाते हैं। तो इफिड्रा का पॉलन चैम्बर या कक्ष काफी गहरा होता है, अतः ये परागकण मतलब पॉलन ग्रेन्स सीधे ही मादा युग्मकोद्भिद की सतही कोशिकाओं के ऊपर पहुंचकर स्थित हो जाते हैं। अब अपन बात करेंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अपन इसके पहले एक मैं फ्लो चार्ट भी शेयर कर रही हूँ इफिड्रा का। बेटा देखना फ्लो चार्ट ऑफ इफिड्रा का एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, ये चार्ट भी अपन शेयर कर लेते हैं। देखो बेटा इस चार्ट में क्या दिखाया गया है, नर युग्मकोद्भिद विकास का फ्लो चार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। इसमें क्या होता है, जो लघु बीजाणु का केंद्रक है, गुरु मतलब माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होते हैं, जिससे कि एक तो फर्स्ट प्रोथैलियल कोशिका बनती है और एक केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। अब इस केंद्रीय कोशिका में सेंट्रल सेल में फिर से विभाजन होते हैं, जिससे कि सेकेंड प्रोथैलियल कोशिका बनती है, वह एक पुंधानी कोशिका बनती है। अब इस पुंधानी कोशिका में फिर से परिणतिक विभाजन होते हैं, जिससे कि एक तो क्या दिख रहा है, नाल कोशिका बनती है, ट्यूब सेल बनती है, और एक जनन कोशिका का निर्माण होता है, जनरेटिव सेल का निर्माण होता है। अब ये जो जनन कोशिका है, जनरेटिव सेल है, फ्लो चार्ट में क्या दिख रहा है, फिर से विभाजित होती है, जिससे कि एक व्रंत कोशिका स्टॉक सेल बनती है और एक बॉडी सेल काय कोशिका बनती है। अब ये काय कोशिका किसका निर्माण करती है, दो नर युग्मक का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार अपन ने ये देखा इफिड्रा में नर युग्मकोद्भिद के विकास का फ्लो चार्ट। अब अपन बात करते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट का, पश्चात परागण परिवर्धन का। तो नर युग्मकोद्भिद के विकास का यह चरण परागण संपन्न होने के कुछ समय बाद ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि क्या क्या इसके अंतर्गत बिंदु आते हैं, बीजांड के पॉलन चैम्बर में लघु बीजाणु अंकुरित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्य चोल फट जाती है एवं अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। बेटा क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर अंकुरित होते हैं तो बाह्य चोल तो फट जाती है, एक्साइन तो फट जाती है, लेकिन जो इंटाइन है वो एक पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों प्रोथैलियल कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब अपन ने देखा था ट्यूब न्यूक्लियस बन गया था, तो नाल केंद्रक भित्ति के साथ लघु बीजाणु में एक सिरे पर स्थानांतरित हो जाता है और काय कोशिका विभाजित होकर दो असमान एवं अचल नर युग्मकों का निर्माण करती है। एक उसी स्लाइड को शेयर कर रही हूँ, एक मिनट रुकना, आप स्लाइड को शेयर करके देखो बेटा।
ऊपर वाली स्लाइड को। मैंने क्या बताया, जो इंटाइन है वो एक पराग नलिका डायग्राम में एरोकुमारियों के रूप में बाहर आ जाती है। तो किससे पराग नलिका बन रही है, इंटाइन से। और इंटाइन के आधार पे क्या हो गया, जो नाल केंद्रक है वो लघु बीजाणु में एक सिरे पर ये हो रहा है, स्थानांतरित हो जाता है। अब जो काई कोशिका थी बेटा वो क्या बना रही है, डायग्राम में क्या दिख रहा है, दो असमान नर युग्मकों, ये दिख रहा है ना, मेल गेमेट्स का निर्माण करती है। अब अपन बात करते हैं इफिड्रा में फीमेल गेमेटोफाइट का विकास। तो बेटा कल ये ले लेंगे। आप ये बताओ, है ना, आज तो आ गया, जो भी था समझ में आ गया। हेलो, हाँ बेटा, यस मैम। ठीक है ना बेटा। तो आज मैं आपको ये जो प्रेजेंट है कौन कौन है, एक तो मनीषा बैरवा है, सोनाक्षी है, शालू है, अनीता चौधरी है, कोमल चौधरी है, नीतू मीना है, अफसाना बानू, पूजा गुजर, कृष्णा तिवारी, ठीक है, कोमल तंवर, संगीता गौड़। आज बेटा 18 जन ही आए आज, सोना थोड़ा सा कम है, एंड मीटिंग फॉर ऑल। तो ठीक है बेटा, अभी आपकी फर्स्ट किसकी क्लास, मैम समीक्षा गौतम। समीक्षा, हाँ बेटा समीक्षा लगा दी बेटा आपकी, सोनाक्षी और समीक्षा। मैम किरण। समीक्षा आ गई बेटा। हाँ, मनीषा बैरवा, मैम मनीषा बैरवा भी इसमें है क्या, मनीषा बैरवा बेटा, मनीषा बैरवा आपको दिखा रहे हैं, मनीषा बैरवा इसी में है ना, मनीषा बैरवा, हाँ ठीक है। शालू प्रजापत, अफसाना, आज से चौधरी। बेटा केमिस्ट्री गरिमा लगा दी बेटा, गरिमा चौधरी, समीक्षा, कोमल तंवर। अच्छा, आपकी केमिस्ट्री क्लास आज शुरू हो गई बेटा, केमिस्ट्री क्लासेस। यस मैम। कौन ले रहा था केमिस्ट्री, कौन ले रहा है केमिस्ट्री क्लासेस? मैम सुनीता मैम। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कब सुबह हो गई होंगी 8 बजे? यस मैम। ठीक है बेटा, आज मैं आपको भेजती हूँ नोट्स, इफिड्रा के भेजते हैं। और किसी को बताओ और कौन से नोट्स भेजने हैं, इफिड्रा के भेजने हैं ना अभी? नहीं मैम, आपने ना जितना भी पढ़ाया ना अभी तक उनके नोट्स चाहिए, तो बेटा क्योंकि मैम बुक्स में नहीं है। अच्छा, मैंने एक तो भेजा ही था मैं, और आपको आज कर दूंगी बेटा, ठीक है ना। नहीं मैम, इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के नहीं। दोनों के कर देंगे आपको, ठीक है, इंग्लिश के और यस मैम।